मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद राज्य में फैली सांप्रदायिक हिंसा ने उनकी छवि पर गहरा असर डाला। गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने और 59 लोगों की मौत के बाद पूरे राज्य में दंगे भड़क उठे थे और इसका सारा दोष नरेंद्र मोदी पर लगाया गया। मीडिया और विपक्ष ने इसे लेकर मोदी पर तीखा हमला किया। यह दौर उनके जीवन का सबसे कठिन था, क्योंकि कई मानवाधिकार संगठनों और न्यायिक संस्थानों ने उनकी भूमिका की जांच की मांग की। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और रोचक अध्यायों में से एक रहा है। 2002 के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर 2024 के शुरुआती महीनों में प्रधानमंत्री पद पर अपने दूसरे कार्यकाल तक और अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश विदेश की मीडिया की सुर्खियों में बने रहे हैं। खासकर गुजरात में 2002 के दंगों के बाद से शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ सच्ची झूठी कहानियों के माध्यम से आरोप न लगाए गए हों। यहाँ तक कि साल 2019 में खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना है, क्योंकि उनकी मजबूत छवि ही उनकी ताकत है। तो सोचिए कि एक पूरे इकोसिस्टम ने ये काम कैसे किया होगा। कभी अखबारों में ऑपेड्स लिखकर, कभी मैगजीन में कॉलम निकालकर, कभी डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए, कभी किताबें प्रकाशित कर ये काम आज भी होता आ रहा है। इसमें कुछ प्रमुख नाम राणा अयूब, राजदीप सरदेसाई और बीबीसी हैं। राणा अयूब और राजदीप सरदेसाई को तो वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनका नाम लेकर और उन पर हमले करने के चलते ही ये दोनों उस इकोसिस्टम के सबसे चहेते एसेट्स बनकर तैयार हुए। इनके अलावा एक और नाम आता है तीस्ता सीतलवाड़ का, जिसने अपने एनजीओ के माध्यम से नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का काम किया और आखिर में अदालत ने अपने फैसले में तीस्ता सीतलवाड़ के पूरे करियर की पोल खोलकर रख दी। जिस तीस्ता सीतलवाड़ को कांग्रेस सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया, उसने गुजरात दंगों के मामले में पीएम मोदी के खिलाफ केस लड़ा था। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि विदेशी फंडिंग लेने वाले तीस्ता गुजरात में 2002 के दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े अधिकारियों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज गढ़े गए थे, जिन्हें तैयार करने का आरोप तीस्ता सीतलवाड़ पर लगा था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजदीप सरदेसाई की बात करें तो पीएम मोदी एक साक्षात्कार में बताते हुए देखे जा सकते हैं कि किस तरह से गुजरात दंगों के समय राजदीप सरदेसाई लोगों को भड़काने के लिए हर प्रयास कर रहे थे। उसी पर देखा कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा है, छोटा किसी पेड़ के नीचे नहीं, छोटा सा खड़ा करते हैं, उस पर किसी ने जाकर के एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने कहीं तो भी उसको किया था, नुकसान पहुंचाया, मामूली सा, जिसको इतनी बड़ी आग लगी हो तब ऐसा चीज उछालने से क्या होता है। राजदीप सरदेसाई तो साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में आए तब इतने बौखलाए हुए थे कि विदेशों में उनके प्रशंसकों के साथ हाथापाई करते हुए भी देखे गए। सिर्फ राजदीप सरदेसाई ही नहीं, बल्कि समाचार चैनल एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणोय रोय भी नरेंद्र मोदी का नाम 2002 के गुजरात दंगों से जोड़कर सुर्खियां बटोरते रहे। साल 2016 की बात है जब नरेंद्र मोदी एक समारोह में डिनर कर रहे थे और प्रणोय रोय भी वहां कूदकर उनसे गुजरात दंगों में भूमिका को लेकर सवाल पूछने लगे। पीएम मोदी इन आरोपों को पुनः नकारते हुए वहां से चले जाते हैं और अमेरिका का फाइनेंशियल टाइम्स इस वाकये को भी अपने लेखों में जगह देता है। फाइनेंशियल टाइम्स ही नहीं बल्कि बीबीसी तो निरंतर और आज भी इसी प्रयास में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को किसी भी तरह से 2002 के गुजरात दंगों से जोड़कर रखा जाए। और यही वजह है कि 2024 के आम चुनावों से पहले बीबीसी ने एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिसमें झूठ और मनगढ़ंत आरोपों के सिवाय कुछ और नहीं था। राणा अयूब जैसे पत्रकारों ने वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में स्तंभकार की जगह नरेंद्र मोदी पर निरंतर हमलावर रहते हुए ही बनाई। आज अगर वो अपना नाम ग्लोबल जर्नलिस्ट बताती हैं तो उसका श्रेय उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए तमाम आरोप, उनके मुस्लिम विरोधी छवि गढ़ने की कोशिशें ही हैं। उन्हें जितने भी पुरस्कार मिले हैं उनकी बड़ी वजह सिर्फ यही है कि राणा अयूब नरेंद्र मोदी के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार में शामिल रही हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मीडिया ट्रायल, विभिन्न आरोप और विवादों ने उनकी छवि को जितना घेरा, उतना ही उनके नेतृत्व ने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव भी डाला। यह कहानी एक राजनीतिक व्यक्तित्व की नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के एक बदलते दौर की भी है, जिसे नरेंद्र मोदी ने बड़े प्रभावी तरीके से आकार दिया। गुजरात दंगों के बाद मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में एक नया मोड़ लिया। उनके नेतृत्व में गुजरात ने आर्थिक प्रगति की नई मिसालें कायम की। वाइब्रेंट गुजरात समिट और राज्य में औद्योगिक विकास ने उनकी छवि को कुशल प्रशासक के रूप में मजबूत किया।
उन्होंने विकास पुरुष की छवि अपनाई और इसका राजनीतिक लाभ भी उठाया। टाटा और अन्य बड़ी कंपनियों को गुजरात में निवेश के लिए आकर्षित करना उनकी कुछ बड़ी शुरुआती उपलब्धियां थी। उन्होंने मीडिया के नकारात्मक टोन की चिंता किए बिना गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया। अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण पर जोर दिया। यही वजह थी कि जब वो गुजरात की राजनीति के बाद केंद्र में पहुंचे तो पूरे देश ने उनके लिए अपना उत्साह दिखाया। 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और वह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक थी, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। जहां पीएम मोदी अच्छे दिनों का नारा लेकर आए थे, वहीं वामपंथी एवं कांग्रेस इकोसिस्टम में फैलने फूलने वाली मीडिया के यहां से बुरे दिन शुरू हो गए। एक बार फिर उन्होंने अपनी लीडरशिप क्षमता का उदाहरण पेश किया। नोटबंदी से लेकर जीएसटी लागू करने और डिजिटल इंडिया के साथ मेक इन इंडिया जैसे अभियान शुरू किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की और मोदी लहर में सारे मोदी विरोधी प्रपंच धरे के धरे रह गए। जहां देश विदेश की मीडिया ने नरेंद्र मोदी की राजनीतिक हत्या की पूरी तैयारी की थी, वहीं 2019 आते आते नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पश्चिमी देशों तक फैल गई। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली और उनके आर्थिक सुधारों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी विदेश नीति, विशेषकर अमेरिका, रूस और चीन के साथ संबंधों को लेकर उन्हें वैश्विक नेताओं के बीच एक प्रमुख स्थान मिला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मित्रता और G7 देशों में भारत की प्रमुखता उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा थी। हालांकि उनके विरोधियों ने उन पर स्वतंत्रता का हनन, मीडिया की स्वतंत्रता पर नियंत्रण और विपक्ष को कमजोर करने के आरोप भी लगाए। कांग्रेस पोषित इकोसिस्टम के कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक माना, लेकिन 2024 के आम चुनाव में अपने तीसरे टर्म के लिए पीएम मोदी पूरी तरह से आश्वस्त थे और केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें अनुच्छेद 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे साहसी कदम उनके कुछ प्रभावशाली फैसलों में शामिल हैं, जिन्हें मजबूत इच्छा शक्ति के बिना शायद ही कोई और राजनेता कभी छेड़ने का प्रयास करता। नरेंद्र मोदी का सफर खासकर 2002 से 2023 तक मीडिया ट्रायल और आरोपों से भरा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद उनका राजनीतिक करियर सफल रहा और उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को बार बार साबित किया। यही वजह है कि इतने दुष्प्रचार के बावजूद नरेंद्र मोदी आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के हृदय में विशेष छवि रखते हैं। उन्हें मीडिया द्वारा गढ़ी जाने वाली उनकी छवि से अधिक विश्वास उनके द्वारा जनमानस के कार्यों पर रहा और उनकी लोकप्रियता इसी का हस्ताक्षर है। The Prime Minister of India, Shri Narendra